हम लोग ने कांस्टेंट कोफिशिएंट को फिनिश किया था। अब यहाँ पर जो नया है वो है वेरिएबल कोफिशिएंट। इट मींस कोफिशिएंट हम लोग स्टार्टिंग से ही पढ़े थे कि डेरिवेटिव के साथ कुछ मल्टीपल में होता है, उसे हम लोग कोफिशिएंट्स बोलते हैं। जैसे d2y अपॉन dx स्क्वायर कोई डेरिवेटिव है सेकेंड ऑर्डर का, इसके साथ अगर कोई कांस्टेंट मल्टीपल है तो हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट कोफिशिएंट। अगर यहाँ पर कोई वेरिएबल मल्टीपल में हुआ, जैसे x मल्टीपल है, एक्स स्क्वायर मल्टीपल है, साइन x मल्टीपल है, हम लोग इसको बोलेंगे वेरिएबल कोफिशिएंट। ओके। अब यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो एक टाइप का ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें जिस ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा x पे उतने ही पावर मल्टीपल में होनी चाहिए। इट सिंपली मीन्स दैट कि अगर यहाँ पे x रेज टू n है, इट मीन्स dny अपॉन d x रेज टू n ऐसा होना चाहिए। प्लस लेट से सर यहाँ पे कोई फर्स्ट ऑर्डर डिराइव, फर्स्ट a1 लिखा हुआ है, कोई कांस्टेंट नंबर है a1, और यहाँ पर x रेज टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई, देखो एक डिग्री कम हो रहा है तो डेरिवेटिव की डिग्री एक कम हो जाएगी, एक ऑर्डर कम हो जाएगा। तो dn माइनस 1y अपॉन dx रेज टू n माइनस 1 प्लस a2 x रेज टू n माइनस 2 d n माइनस 2y अपॉन d x रेज टू n माइनस 2 प्लस अप टू प्लस, ऐसे ही जाकर कहीं पर a n आएगा और y आ जाएंगे। सिर्फ y है, यहाँ पे कोई भी x का टर्म नहीं है। देख लीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, जब पावर में n माइनस 2 है तो यहाँ पे 2 है, n लिख रहा हूं तो मैं x पे पावर क्या करूंगा, n माइनस n, और n माइनस n कितने हो जाएंगे, 0, x रेज टू 0 1। सो इसलिए x का कोई भी टर्म्स यहाँ पे नहीं होगा और ना ही कोई डेरिवेटिव होंगे, क्योंकि एक बार भी डेरिवेटिव नहीं हो रहा है, तो a n y लिख रहे हैं इज इक्वल टू f ऑफ x। अब आप इस पूरे फंक्शन जो ये इक्वेशंस लिखा हुआ है, इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करके आप मुझे बताओगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर कितना है, ऑर्डर कितना है, किस ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, nth ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री 1 है। अच्छा, ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, ओके, इट विल डिपेंड अपॉन फंक्शन, इस फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। होमोजीनियस इफ f ऑफ x इज इक्वल टू 0, एल्स नॉन होमोजीनियस, एल्स नॉन होमोजीनियस, है ना। अगर यहाँ पर फंक्शन की जगह 0 रह गया तो हम लोग होमोजीनियस बोल देंगे, और फंक्शन नहीं, फंक्शन साइन एक्स कॉस एक्स कुछ भी रहा तो हम लोग बोल देंगे सर नॉन होमोजीनियस। ओके, लीनियर नॉन लीनियर, लीनियर नॉन लीनियर, बोलिए, दिस इज लीनियर और नॉन लीनियर, दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर, नॉन लीनियर कैसे होगा मेरे भाई, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, y, क्या y पे पावर n कहीं पे नजर आ रहा है, नहीं। किसी भी ऑर्डर के डेरिवेटिव के ऊपर में एक्सपोनेंट 1 के अलावा कहीं पे कुछ दिख रहा है, नहीं। किसी भी डेरिवेटिव के साथ डिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन कुछ मल्टीपल में है, नहीं, है ना। तो लीनियर हो गया ये, है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूलर ने बोला कि सर इसमें कुछ चेंजिंग किया जाएगा, और उस चेंजिंग को क्या है कि उन्होंने एक सब्स्टिट्यूशन किया है, और वो सब्स्टिट्यूशन है x इज इक्वल टू ई रेज टू जेड। अगर x की वैल्यू e रेज टू z की इक्वल है, इट मीन z की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, कोई बताएगा मुझे, z की वैल्यू किसकी इक्वल होगी। बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा रखा है ट्रांसफर करने का, तो बताओ क्या बनेगा। x अगर e रेज टू z की इक्वल है तो z बन जाएंगे नेचुरल लॉग x, है ना, नेचुरल लॉग x, ln x उसको बोल देंगे। ओके, और ऐसे सब्स्टिट्यूशन करने के बाद जहां कहीं भी मुझे x d अपॉन dx होगा, हम उसको कैपिटल D लिखा करेंगे। जहां कहीं भी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर होगा, हम उसको d टाइम्स d माइनस 1 लिखा करेंगे। उसी तरीके से अगर हमारे पास एक्स क्यूब डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब होगा तो हम इसे क्या लिखेंगे, जरा बताइए, सोचकर बताओ, कंपेयर करो। ये है तो d है,
स्क्वायर आया है तो d इंटू डी माइनस 1 है, तो क्यूब है तो क्या होगा फिर? वेरी गुड सर, इट विल कन्वर्ट टू d टाइम्स d माइनस 1 टाइम्स d माइनस 2, और ऐसे ही ये पूरे चीजें हम चल जाएंगे। ऐसा करने के बाद ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट है, दैट विल कन्वर्ट इनटू कांस्टेंट कोफिशिएंट ना, जो वेरिएबल कोफिशिएंट में है वो कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर देखो x वाले टर्म सभी हट जा रहे हैं ना, ये d बन रहा है, ये d इंटू डी माइनस, तो ये कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट हो रहा है। एंड कोफिशिएंट, कांस्टेंट कोफिशिएंट को कन्वर्ट करने के बाद हमें सॉल्यूशंस निकालना आता है। हमने ऑलरेडी प्रीवियस टॉपिक इसी पे फिनिश किया है कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना, कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं कांस्टेंट कोफिशिएंट को। कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला हमारा सॉल्यूशंस आ जाने के बाद अब हमें लास्ट में क्या करना पड़ेगा, जहां कहीं भी हम लोगों ने z लिख रखा होगा उस z को किस में कन्वर्ट कर लेंगे? सर z को ln x में कन्वर्ट कर लेंगे। ऐसा करने का लॉजिक, अरे वही तो मैंने बताया, ये क्या है, वेरिएबल कोफिशिएंट है, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, कन्वर्ट इनटू कांस्टेंट कोफिशिएंट, एंड कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले का सॉल्यूशंस निकालना हमने प्रीवियसली सीखा है। ये सब क्या था, जो हम लोग ये सब जो पीवी वगैरह ये सब कैलकुलेट कर रहे थे ना, ये सब क्या है, कांस्टेंट कोफिशिएंट है ना। स्टार्टिंग में देखो, रुको रुको, कॉन्सेप्ट समझने से, ये देखो यहाँ पे क्या है, ये सभी, ये सब कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले हैं। तो ये सब जितने भी हम लोगों ने मेथड पढ़ा है वो मेथड किसका है, कांस्टेंट कोफिशिएंट का मेथड है। वो मेथड जब हम लोग जानते हैं तो ये जो वेरिएबल कोफिशिएंट वाला टर्म्स है उसको हम लोग कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। कन्वर्ट करने के बाद हम सॉल्यूशंस निकालेंगे, है ना, और जिसके थ्रू हम लोगों ने कन्वर्ट किया है उस कन्वर्जन को हम लोग वहां पर यूज कर लेंगे, वो वापस सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। जैसे x इक्वल टू ई रेज टू जेड लिया है तो z क्या हो गया, ln x। तो जहां कहीं भी जरूरत पड़ेगी वहां पर हम लोग z को ln x वापस लिखकर सॉल्व कर लेंगे, फिनिश हो जाएगा अपना। क्लियर हुआ सबको? यस, चलो क्वेश्चन करते हैं। सभी आ गए अब, रुमना, चंद्र, मनोज और रिकेश। ओके, चलो तो एक क्वेश्चन करते हैं अपन। एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू x is equal to e raised to z। ओके, यहाँ पर लिख लीजिए ln x, और उससे भी बेटर रहेगा आप ऐसा लिख लो कि वैसा क्वेश्चन बनाना चाहिए जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। साइन ln z is equal to e raised to x। हाँ, साइन ln x, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो इस क्वेश्चन को देखकर सबसे पहले अपने को ये माइंड में मेकअप होना चाहिए कि ये क्वेश्चन यूलर के मेथड पे है। क्यों? यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और ये सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, यहाँ पे एक्स है फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल एक्स वाला मल्टीपल में नहीं है, यहाँ पे कोई भी डेरिवेटिव नहीं। इसको देखकर अपने को समझ में आ जाना चाहिए कि सर ये यूलर्स मेथड पे सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। जैसे ही मैं इसको ऐसे फॉर्मेट में देखूंगा वैसे ही मैं साइड में लिख लूंगा कि x जो है वो e रेज टू z के इक्वल है। इट सिंपली मीन्स दैट z जो है वो ln x के इक्वल है। ओके, अब उसके बाद जो हमें सब्स्टिट्यूशन करना है वो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे यूज कर लेंगे। फर्स्ट वाला टर्म सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर मल्टीपल, तो इसको कन्वर्ट करने के बाद हम लोग लिखेंगे d इंटू डी माइनस 1 प्लस सर 2 है। जब हम x इंटू डी अपॉन डी एक्स देखते हैं तो उसको क्या लिखते हैं, d लिखते हैं, तो ये 2d बन गया। सर यहाँ से क्या आएगा, +3 1, तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ +3 आ गया, इज इक्वल टू 0।
ये हमारा ऑक्सिलियरी इक्वेशन बन गया, ये हमारा ऑक्सिलियरी इक्वेशन बन गया। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। सर डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 2d प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्या बन जाएगा सर? डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या फर्दर? सर स्प्लिट होकर तो सॉल्व नहीं होगा, स्प्लिट नहीं होगा तो हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लेते हैं। सो डी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac 12 अपॉन 2a, 2 लिख लिया। सो दिस विल बिकम माइनस 1 प्लस माइनस, देखो 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 12 11, स्क्वायर रूट ऑफ 11 आई डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई? तो d की वैल्यू आ गई -1/2 प्लस माइनस रूट 11 आई डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया। इसमें अल्फा की वैल्यू कितनी है? -1/2। बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? रूट 11 डिवाइडेड बाई 2। अल्फा और बीटा दोनों आ गया। अब अल्फा बीटा आ गया तो हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल बताओ कौन सा है इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल? बोलो डिपेंडेंट वेरिएबल y। तो हम सॉल्यूशन y के टर्म्स में लिखेंगे। सो y इज इक्वल टू ई रेस टू अल्फा, है ना, ई रेस टू अल्फा। अल्फा की वैल्यू -1/2 है, तो मैंने -1/2 लिखा। अब मुझे बताइए यहाँ पर x वेरिएबल यूज होगा या z यूज होगा? कौन सा वेरिएबल यूज करना है, x या z? z यूज करना है। क्यों? क्योंकि सर हमने x को तो z में कन्वर्ट कर चुके हैं, तो हमने यहाँ पे z लिखा। ई रेस टू अल्फा z c1 cos बीटा z, बीटा की वैल्यू रूट 11/2, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया रूट 11 डिवाइडेड बाई 2 z प्लस c2 साइन बीटा z, रूट 11 डिवाइडेड बाई 2 एंड z, ऐसा बन गया, है ना। ये आ गया y z के टर्म्स में। ओके सर, ये z के टर्म्स में आ गया और ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस निकल रहा है, क्योंकि अभी तक तो हमने इसका यूज किया भी नहीं है। ओके, इसको फर्दर अब सोचो, ये e रेस टू z किसके इक्वल है? x के इक्वल ना। तो यहाँ पर जो टर्म्स मुझे दिख रहा है, आप इसके बारे में सोचो कि क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, e रेस टू z पे पावर -1/2, इस वाले टर्म को सोचो। और अगर ऐसा लिख सकते हैं तो सर, तो e रेस टू z क्या है सर? e रेस टू z x है, तो मैंने इसको x लिख लिया और x पे पावर -1/2, x पे पावर -1/2 इट मीन्स 1/√x, 1/√x, ऐसा बन गया ये। अब इसके ऊपर आइए, c1 cos रूट 11 डिवाइडेड बाई 2, z किसके इक्वल है? ln x, तो मैं यहाँ पर ln x लिख लेता हूँ, प्लस c2 साइन रूट 11/2 ln x, ये आ गया yc। अब yp के ऊपर आइए, yp कैसे कैलकुलेट करना है? yp के लिए फंक्शन का यूज होता है, तो ये फंक्शन मैंने लिख लिया साइन, अंदर में है ln x, ln x किसके इक्वल है? z के, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया साइन z। अब जो मैं ऑक्सिलियरी इक्वेशन लिखूंगा वो किसका लिखूंगा? z वाला ऑक्सिलियरी इक्वेशन। z वाला ऑक्सिलियरी इक्वेशन यहाँ पे है ना, z वाला, क्योंकि हमने x को z में कन्वर्ट करके ये इक्वेशन लिखा है, तो ये z का ऑक्सिलियरी इक्वेशन है। तो z का ऑक्सिलियरी इक्वेशन है डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 3। आप मुझे बताएंगे इस इक्वेशन को देखकर कि डी स्क्वायर को मैं किससे रिप्लेस करूं? वेरी गुड सर, डी स्क्वायर को -1 से रिप्लेस करना है, तो -1 से रिप्लेस करेंगे, मैं इसको लिख लूंगा साइन जेड अपॉन, ये -1 है और यहाँ पे +3 है, तो ये क्या हो जाएगा? d + 2 हो जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करना है तो मुझे कॉन्जुगेट का हेल्प लेना पड़ेगा। सो मैंने यहाँ पर लिख लिया d-2 साइन z अपॉन डी स्क्वायर -4। ये डी स्क्वायर -4 क्यों बना? क्योंकि d + 2 पहले से था एंड d-2 बाद में मल्टीपल किया, तो a - b a + b, a स्क्वायर - b स्क्वायर, और a स्क्वायर - b स्क्वायर d स्क्वायर -4 बन गया यहाँ। अगेन डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस करना है? -1 से, तो -1 से रिप्लेस करेंगे तो -5 हो जाएगा वो डिनोमिनेटर में। सो -1/5 d-2 साइन z। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, -1/5 d साइन z, साइन z का डेरिवेटिव सर, साइन का डेरिवेटिव cos, सो cos z
2 टाइम्स साइन जेड, है ना, 2 टाइम्स साइन जेड, ये आ गया। अब लास्ट स्टेप, सर जेड को किससे रिप्लेस करना है, जेड को किससे रिप्लेस करना है, ln x से। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ -1/5 cos ln x -2 sin ln x। देख लो आ गया। तो ये yp है और ये yc है, दोनों मिलाकर हम लोग बोलेंगे yc प्लस yp डेट इज कंप्लीट सॉल्यूशन। वो कंप्लीट सॉल्यूशन देगा। ठीक है। अब देखो एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है वो भी मैं बता देता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं तो यहाँ पे वो 0 देगा, मतलब वो yp आपसे कैलकुलेट नहीं करवाएगा। अगर yp कैलकुलेट नहीं करवाएगा तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर दिए जाएंगे जिसका आप इजिली फैक्टर कर पाओगे। अगर इजिली फैक्टर करके आ गए तो आपका सॉल्यूशन बहुत ही आसान तरीके से दिख जाएगा, 2 या 3 स्टेप में सॉल्यूशन आ जाएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन बनते हैं। दूसरे क्वेश्चन, यहाँ पर ऐसे फंक्शंस देकर ये चीज आपको पूछ सकता है कि yp क्या है। आपसे yc नहीं पूछेगा, आपसे डायरेक्टली पूछेगा yp की वैल्यू कितनी है। इसमें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की जरूरत है आपको, प्रैक्टिस करने की जरूरत है नहीं। चलो प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं तो हम प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स के क्वेश्चन पे चले जाते हैं, हम उसको ही सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसके लिए e रेज टू अल्फा x था तो e रेज टू अल्फा z, नहीं मनोज, हम लोगों ने वेरिएबल को चेंज किया है, आप उस चीज पे मत जाइए वरना प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक है, हमने x को e रेज टू z में कन्वर्ट किया। हम यहाँ पे जो सॉल्यूशंस लिखते हैं जब y एक फंक्शन ऑफ x होता है तब हम लोग e रेज टू अल्फा x लिखते हैं। ऐसा नहीं बोलते हैं कि यहाँ पर cos x है तो यहाँ पर cos x लिख दो, यहाँ पे sin x है तो यहाँ पर sin x लिख दो, ऐसा नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, हम वेरिएबल यूज करते हैं। वेरिएबल क्या है, x, तो हम लोग यहाँ पर अल्फा x लिख रहे हैं। उसी तरीके से ये x का वेरिएबल किस में चेंज हो गया, सर x का वेरिएबल z में चेंज हो गया। यहाँ पे डेरिवेटिव ये करने के कारण हमारा जो ये d बन रहा है वो d क्या है एक्चुअली, ये जो d क्या है, वो d जो है वो d अपॉन dz की तरह से बन रहा है ना, d अपॉन dz की बना। और ये d अपॉन dz किसकी इक्वल है, तो d अपॉन dz dx d अपॉन dx की इक्वल है, d अपॉन dz x d अपॉन dx की इक्वल है, इसलिए ये ऐसा बन रहा है। क्लियर हुआ। देखो ना यहाँ से समझ लो, आपको पता चल जाएगा। थोड़ा सा और ही डिटेल पे चला जाता हूँ मैं, थोड़ा और ही डिटेल पे चला जाता हूँ। dx क्या लिखेंगे, क्या ऐसा लिख लें हम लोग e रेज टू जेड dz, ऐसा लिख लें e रेज टू जेड का डिफरेंशिएशन e रेज टू जेड dz, ऐसा लिख लें। यस। और e रेज टू जेड किसकी इक्वल है, x की इक्वल है ना, x की इक्वल है। इसको मैं x dz लिख लूं, x dz लिख लूं, है ना। अब इस dz को इधर लेकर आओ और dx को इधर लेकर आओ। ठीक है, dx इधर ला रहा हूँ, dz इधर भेज रहा हूँ। तो मैं इसको वापस कैसे लिख सकता हूँ सर, इसको लिख सकते हो आप 1/dz इज इक्वल टू x अपॉन dx, ऐसा लिख सकते हैं, x अपॉन dx। देखो वैसा ही बन रहा है ना, देखो डिफरेंशियल ऑपरेटर ले रहा हूँ, ठीक है, डिफरेंशियल ऑपरेटर ले रहा हूँ। तो d अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स, d अपॉन डी जेड, सॉरी यहाँ पे dz बनेगा ना, ये dz नीचे लाया। तो d अपॉन dz इक्वल टू x d अपॉन dx, वही किया ना, x d अपॉन dx d अपॉन dz के इक्वल है ना। इसी को फिर से मेथड बाय पार्ट्स पे ब्रेक कर लोगे तो आपको सेम चीजें दिखेगी फिर से। ठीक है, तो ये चीजें हैं बेसिक जिसको यूज करते हुए, तो उससे वेरिएबल का चेंज होगा, आप उसको एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करोगे, वो सिर्फ और सिर्फ वहां पे काम होगा सब्स्टिट्यूशन का जहां पर हमने फंक्शन में चेंज किया है। कौन से नंबर पे वो क्वेश्चन है, किसी को याद है क्या?
ये रहा क्वेश्चन 37 पे है एक क्वेश्चन, तो ये रहा 37 नंबर का क्वेश्चन। देखो इसके लिए भी बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक लोग आपको बताएंगे, अननेसेसरी मैं उन चीजों पे शॉर्ट ट्रिक देना पसंद नहीं करता जिसको रेयरली एग्जाम्स में पूछे जाते हो, उसके ऊपर शॉर्ट ट्रिक देकर कोई मतलब नहीं। अननेसेसरी देखो 1998 मैकेनिकल में पूछा है, उसके बाद कब पूछा है ये भी तो देखो, उसके बाद कब पूछा है, किसी ब्रांच में नहीं पूछ रहे हैं। तो अननेसेसरी उन चीजों पे शॉर्ट ट्रिक पढ़ाकर मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलता जिसके ऊपर रेयरली क्वेश्चन, उससे अच्छा उसके ऊपर पे मेथड पे कमांड कर लो। 4 शॉर्ट ट्रिक को याद रखूं उससे अच्छा कि मैं मेथड पे कमांड रख के खत्म कर लूं, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करेंगे सर, इसको देखकर आपको पता चल गया यूलर का क्वेश्चन है, इसको देखकर पता चल गया यूलर का क्वेश्चन है। यस, इसको ये देखकर भी पता चल गया कि होमोजीनियस है, मतलब वाईपी निकालने की जरूरत नहीं है। यस, तो मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ये वाला जो टर्म्स है उसकी जगह पर मैं क्या पुट कर लूं सर, डी इंटू डी -1 माइनस ये वाला टर्म सर डी, और ये वाला टर्म 1, सो +1 इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो ये क्या बन रहा है सर, डी स्क्वायर माइनस डी +1 इज इक्वल टू 0। इससे डी की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, बोलिए जरा जल्दी से, देख लो, एकदम आराम सा दिख रहा है, डी स्क्वायर -2d +1 सर 1 and 1। रिपीटेड रूट का कॉन्सेप्ट आ गया सर, रिपीटेड रूट का अगर कॉन्सेप्ट होता है तो हम लोग सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू एक लीनियर फंक्शन बनाना है, ठीक है, c1 + c2। x लिखना है या z लिखना है, देखो क्या करना है इसमें, x लिखना है या z लिखना है। तो c1 + c2z, रूट सर 1 है तो e⁻z ऐसा लिखना पड़ेगा, e⁻z लिखना पड़ेगा। इस वाले क्वेश्चंस में हम लोग क्या एज्यूम करते हैं कि x e⁻z के इक्वल है, तो z किसके इक्वल है सर, z ln x के इक्वल होगा। अब यहाँ पर आ जाइए वापस, c1 + c2, z की वैल्यू ln x, तो मैंने यहाँ पर ln x लिख लिया है ना, एंड e⁻z की वैल्यू x, तो मैंने यहाँ पर x लिख लिया। फाइनल क्या निकल कर आया सर, c1x + c2x ln x ऐसा निकल कर आ गया, देख लो। यस, डी इज द राइट आंसर। अब सर एग्जाम में ऐसा हुआ ना, मैं ये मेथड ही भूल गया, एग्जाम ही ऐसा हुआ ना कि मैं भूल गया क्या सब्स्टिट्यूट करना, मेरा माइंड में बिल्कुल याद नहीं, मैंने प्रैक्टिस लास्ट मोमेंट पे नहीं किया था इसको, मैं सोच लिया था कि ये पूछेगा ही नहीं और एग्जाम में पूछ दिया, मैं इतना बदकिस्मत हूँ, मैं क्या करूँ अब, कैसे सॉल्व करूँ इन क्वेश्चन। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन के किसी भी क्वेश्चन को वैसे हाथ पैर मारकर छोड़ना नहीं है, कुछ ना कुछ कर लेना है। क्या ये जो फंक्शंस दिए हुए हैं, क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन होगा, क्या ये फंक्शन कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशंस होंगे, यस। एंड कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन किसको सेटिस्फाई करता है, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन किसको सेटिस्फाई करता है सर, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशंस ऑलवेज ऑक्सिलरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है ना, ऑक्सिलरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो तो मैं इसको इसमें पुट करके देखता हूँ। चलो मैं x पुट करके देखता हूँ पहले, अगर x का डबल डेरिवेटिव पुट करोगे तो क्या आएगा, x का डबल डेरिवेटिव क्या आएगा सर, 0। ओके, x का एक बार डेरिवेटिव करोगे तो क्या होएगा सर, 1। तो ये क्या बचा, -x बच रहा है, और यहाँ पे y है, y का मतलब क्या सर, x पुट करोगे, क्या -x + x 0 हो रहा है, यस सर हो रहा है, तो x एक सॉल्यूशन होगा, यस x एक सॉल्यूशन होगा सर। x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, x तो हर जगह पे है। हमको किसको चेक करना चाहिए अब सर, अब हमको चेक करना चाहिए log x को या फिर x² को, यही चेक करना चाहिए ना। मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ पहले x² को, फिर मैं बोल दूंगा कि ये होगा या नहीं। अगर मैं x² का डबल डेरिवेटिव करूं तो क्या आएगा सर, x² का डबल डेरिवेटिव 2x, तो ये बन गया 2x²। x² का डबल डेरिवेटिव एक बार करेंगे 2x, दूसरी बार करेंगे 2, सो 2x² बन गया, माइनस एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा सर, 2x इंटू x सर 2x² प्लस y क्या है, x² है, x² लिखा। क्या ये सब मिलके 0 बन रहे हैं, ये सब मिलके 0 बन रहे हैं, नहीं सर ये सब मिलके 0 नहीं बन रहे, मैं भूल कर भी इसको नहीं लूंगा, मैंने इसको हटा दिया कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मैं इसको हटा दूं, है ना, मैं उसको हटा दूं, ये कैंसिल हो गया। उसी तरीके से मैं log x को चेक करूंगा सर, वो भी नहीं होगा,
फिर मैं x log x को चेक करूंगा, मुझे पता चलेगा कि हाँ हो गया, तो मैं इसको टिक मार्क कर दूंगा, इसको हटा दूंगा, इसको हटा दूंगा। ठीक है। सो अगर एग्जाम में मुझे याद नहीं रहा तब पर भी मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। ऑलवेज ध्यान में रखिएगा, C1 C2 C3 ऐसे जितने भी हो, इसके साथ जो मल्टीपल में होंगे वो ऑक्सिलरी सॉल्यूशंस होंगे, और ये ऑक्सिलरी सॉल्यूशन ऑलवेज डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो कभी भी किसी भी क्वेश्चंस में अगर फंस जाओ, मुझे नहीं याद आ रहा है क्या करना है, तो मैं सेटिस्फाई कर करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा। मैं मेरे पास टाइम होगा तो मैं उसमें यूज कर लूंगा और उससे सॉल्व कर लूंगा। और कौन सा क्वेश्चन है भाई? 42 नहीं, 42 तो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट, ये तो लीनियर नॉन लीनियर पूछा, एक यहाँ पे है, हाँ 2012 का मैकेनिकल का क्वेश्चन है। ओके, ये रहा क्वेश्चन। वो भी फिल इन द ब्लैंक है क्या ये? नहीं, फिल इन द ब्लैंक नहीं, ऑप्शन वाले क्वेश्चन। चलो खुद से सॉल्व करके बताओ क्या आएगा आंसर, क्योंकि दो ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज तक, तो एक तो मैंने सॉल्व कर लिया, एक आप सॉल्व करके बताओ कौन सा ऑप्शन। मेथड से सॉल्व कर रहे हो तो मेथड से सॉल्व कर लो पहले। मेथड से सॉल्व कर रहे हो तो मेथड से सॉल्व कर लो। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओ इसका, डी -1 प्लस डी -4 इज इक्वल टू 0। फाइनली क्या बनेगा? डी स्क्वायर माइनस डी प्लस डी कैंसिल आउट, -4, सो डी स्क्वायर -4। और अगर डी स्क्वायर -4 0 है तो डी की वैल्यू क्या आ रही है सर? -2 एंड +2। अगर डी की वैल्यू -2 +2 है तो y इज इक्वल टू क्या बनेगा सर? C1 e रेज टू 2z प्लस C2 e रेज टू -2z, ऐसा बनेगा। अब e रेज टू z क्या होगा सर? e रेज टू z x के इक्वल होगा, सो ये x स्क्वायर बन गया एंड C2 अपॉन एक्स स्क्वायर बन गया। अब यहीं से रुक जाओ, मैच कर लो, कौन सी ऑप्शन मैच करेगा सर? ए मैच करेगा। फिनिश हो गया। कितना टाइम लगा अपने को? ठीक है। दूसरी चीज मैं बता दूं कि जरूरी नहीं था कि मैं इस मेथड को यूज ही करता एग्जाम के लिए। मैंने आपको बताया कि क्रॉस वेरिफिकेशन हमेशा ध्यान में रखना। y 0 की वैल्यू 0, इट मीन x की वैल्यू 0 पुट करने पे किन से मुझे 0 मिल रहा है चेक कीजिए। सर 0 पुट किया 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 हो रहा है, यहाँ पे भी 0। ये कंडीशन हर किसी को सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा कंडीशन जो है वो x की वैल्यू 1 लेने पे y की वैल्यू 1 आना चाहिए। सर x की वैल्यू 1 लिया, इसकी वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 लिया, साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1। यहाँ पर अगर x की वैल्यू 1 लोगे तो ये बनेगा e और ये बनेगा साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री 1। यहाँ से e मिल रहा है, लेकिन मुझे क्या चाहिए? 1। सर ये नहीं हो सकता। यहाँ पर अगर पुट करेंगे तो e पे पावर -1 और ये साइन 90 डिग्री 1, सर ये भी नहीं हो सकता। अब बचे ये दोनों। अब इन दोनों में से मैं फर्स्ट ऑप्शन को उठा लेता हूँ और मैं चेक कर लेता हूँ इसमें पुट करके कि आंसर सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक्स स्क्वायर डबल डिराइवेटिव, इसका डबल डिराइवेटिव क्या बनेगा सर? 2, सो मल्टीपल विथ 2 प्लस एक्स टाइम्स डी वाई अपॉन डी एक्स। इसका एक बार डिफ्रेंसिएशन कीजिए सर, एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे 2x बनेगा माइनस, देखो यहाँ पर क्या है 4 टाइम y क्या है? एक्स स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 4x स्क्वायर। क्या ये 0 देगा? यस ये 0 देगा, ये आंसर हो गया। फिनिश हो गया क्वेश्चन। चाहो तो कई तरीके होते हैं कि सर हम एग्जाम्स में अगर भूल जाते हैं तो हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ध्यान में रहेगा। अब देखो बहुत ज्यादा फोर्स नहीं करना है अपनी इन सब चीजों पे। 10 साल में एक बार क्वेश्चन पूछता है, लेकिन सर मेथड आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अगर हमारे टाइम पे पूछ दिया ना और छूट गया तो फिर अफसोस होगा उन सब चीजों से। सो बेटर है मेथड सीख लिया, अल्टरनेट भी समझ लिया कि सर मेथड के अलावा अगर मैं मेथड एग्जाम में भूल जाता हूँ तो क्या करना है, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, कैसे सॉल्व करना है वो भी मैंने बता दिया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरे वाले पे।
इस मेथड से आज तक एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी सिलेबस में है, इसलिए हमें एक बार इसको पलट कर देख लेना चाहिए कि क्या ये मेथड कहता है, और जरूरत पड़ेगा एग्जाम में तो हम उसको यूज कर लेंगे अगर क्वेश्चन पूछ लेता है तो। प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करेंगे, एक बार देख लेंगे कि हाँ क्या चल रहा है, बस उतना काफी है। यहाँ पर एक मैं टर्म लिख रहा हूँ ax प्लस बी पे पावर n। मैंने nth टाइम डिराइवेटिव किया है विथ रिस्पेक्ट टू n। मैंने एक नया कांस्टेंट रखा a1, फिर मैंने लिया है यहाँ पर ax प्लस बी पे पावर n माइनस 1 dny अपॉन dn माइनस 1 y dn माइनस 1 y अपॉन dx रेज टू n माइनस 1 प्लस a2 ax प्लस b टू द पावर n माइनस 2 dn माइनस 2y अपॉन dx रेज टू n माइनस 2 प्लस अप टू प्लस any इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। प्रीवियस वाले में, यूलर्स वाले में एंड कॉची वाले में क्या डिफरेंस है? सर यूलर्स वाले में यहाँ पर x रेज टू n मल्टीपल में होता था, और यहाँ पर ax प्लस बी रेज टू n। इट मीन्स x की जगह क्या है सर? x की जगह ax प्लस बी है, इतना ही डिफरेंस है ना। हर जगह देख लो, हर जगह देख लो, x की जगह क्या है? ax प्लस बी है, यही डिफरेंस है ना। अगर ये डिफरेंस है तो हम कॉचीज वाले मेथड में हम एजम्पशंस भी वही लेंगे। ax प्लस बी जो है वो e रेज टू z के इक्वल है। जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो सर a, और इसका डेरिवेटिव करोगे तो e रेज टू z dz बनेगा। इट मीन्स a बच रहा है तो वही a का इफेक्ट आएगा। इट मीन्स सर ax प्लस बी d अपॉन dx रहा तो हम उसको a टाइम्स कैपिटल D से रिप्लेस करेंगे। अगर हमारे पास ax प्लस बी होल स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर रहा, डबल डेरिवेटिव है, दो बार डेरिवेटिव करेंगे, दो बार a बाहर आएगा, तो मैं इसको a स्क्वायर डी टाइम्स डी माइनस 1 से रिप्लेस करूंगा। सेम वे में अगर ax प्लस बी टू द पावर 3 रहा एंड डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब रहा, तो हम लोग इसको a क्यूब d इंटू डी माइनस 1 इंटू डी माइनस 2 से रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे अगर मैं जाऊं तो z की वैल्यू जो होगी वो ln ax प्लस बी के इक्वल होगी। जहां कहीं भी जरूरत पड़ेगी हम इससे चेंज कर लिया करेंगे। क्लियर हो गया सबको? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको? यस। अब एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर। 2x प्लस 1 होल स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स 2x प्लस 1 dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू e रेज टू, इसकी जगह पे आप लिख लीजिए 2x प्लस 1। ओके, ऐसा लिख लिया हमने, 2x प्लस 1 ही रहने। अब इस क्वेश्चन को आप ऑब्जर्व करके आप तुरंत बता सकते हो कि सर सेकंड ऑर्डर यहाँ पे डेरिवेटिव है पावर 2 मल्टीपल में, ये यूलर्स का ये कॉचीज का फॉर्मेट है। कॉचीज का फॉर्म इसलिए है क्योंकि सर यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। अब इसको देखकर ही मुझे ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि सर हमें एज्यूम क्या करना है, किसकी जरूरत पड़ेगी एज्यूम करने की। तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू ई रेज टू जेड। इट मीन्स जहां कहीं भी z की जरूरत पड़ेगी मैं लिख दूंगा ln 2x प्लस 1। यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हमारा काम है इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना। ऑक्सिलरी इक्वेशन कन्वर्ट करने के बाद क्या बनेगा सर? यहाँ पर जो है वो क्या बनेगा, देखो सेकेंड ऑर्डर है, ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है 2, तो मैं इसको लिखूंगा 2 का स्क्वायर डेट इज 4 एंड d इंटू डी माइनस 1, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया d इंटू डी माइनस 1 प्लस 3 टाइम्स, देखो यहाँ पर x के मल्टीपल में क्या है 2, तो देखो ax प्लस बी डी अपॉन डी एक्स क्या बन रहा है 8 टाइम d, तो ये 3 टाइम 2 इंटू डी प्लस ये सिर्फ y है तो y की जगह 1 इज इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा सर 4d स्क्वायर माइनस 4d माइनस 4d और ये क्या है प्लस 6d प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन रहा है सर 4d स्क्वायर माइनस प्लस 2d प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बना। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे एंड इसको सॉल्व करेंगे। सो d की वैल्यू
minus b plus minus b square, so 2 square is 4, minus 4ac, 4 4s are 16 into 1, so minus 16 upon 2a, so 2 into 4 that is 8. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, माइनस 2 प्लस माइनस 4 माइनस 16 इज 12, 12 को हम लोग लिख लेंगे 2√3 और निगेटिव वैल्यू है इसलिए आयोटा आ गया, डिवाइडेड बाई 8। फाइनली ये बनेगा -1/4 प्लस माइनस √3/4 आयोटा। सर इससे मुझे अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, अल्फा की वैल्यू हो गई -1/4 एंड बीटा की वैल्यू हो गई है √3/4। अल्फा बीटा आ चुका है, अल्फा और बीटा आ गया सर, तो सॉल्यूशंस लिख लेते हैं। सॉल्यूशन y इज इक्वल टू e रेज टू अल्फा z, सो -1/4 z है ना, z के टर्म्स में लिख रहे हैं, c1 cos बीटा z, सो √3/4 z प्लस c2 sin बीटा z, सो √3/4 z। अब z की वैल्यू किसकी इक्वल है और e रेज टू z की वैल्यू किसकी इक्वल है? सर e रेज टू z की वैल्यू 2x + 1 की इक्वल है ना, e रेज टू z की वैल्यू 2x + 1 की इक्वल है, एंड z किसकी इक्वल है? सर ln 2x + 1 की इक्वल है। दोनों वैल्यूज पुट करो सर, e रेज टू z इज 2x + 1, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 2x + 1, पावर में कितने जाएंगे सर -1/4, तो ये -1/4 बन गया, c1 cos √3/4, z की वैल्यू कितनी, ln 2x + 1, सो ln 2x + 1 प्लस c2 sin √3/4 ln 2x + 1। ओके, ये हो गया yc की वैल्यू। अब yp की वैल्यू निकालनी, सर yp की वैल्यू निकालने के लिए मुझे फंक्शन चाहिए, फंक्शन क्वेश्चन में क्या है 2x + 1, एंड 2x + 1 किसकी इक्वल है, e रेज टू z की इक्वल है। तो मैं वापस नीचे आता हूँ, मैं फंक्शन को यहाँ पर लिख लेता हूँ e रेज टू z, क्योंकि 2x + 1 e रेज टू z की इक्वल है। ऑक्सिलरी इक्वेशन z में चाहिए, z में ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है 4d² + 2d + 1, सो यहाँ पर वापस आ जाइए 4d² + 2d + 1। आप मुझे बताएंगे कि d को किससे रिप्लेस करना है, आप मुझे बताएंगे कि d को मैं किससे रिप्लेस करूं। वेरी गुड सर, d को 1 से रिप्लेस कर लेंगे, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ e रेज टू z अपॉन 4 + 2 + 1, सो 4 + 2 6 + 1 7, सो e रेज टू z अपॉन 7 आ गया। e रेज टू z किसकी इक्वल है 2x + 1 के, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 2x + 1 डिवाइडेड बाई 7, 2x + 1 डिवाइडेड बाई 7। क्लियर हो गया सबको? YC और YP आ गया। आपको लगता है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में? बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे, है ना। IAS के एग्जामिनेशन में भले ही कुछ कर दे ऐसा तो ठीक है, मैं मान सकता हूँ वहां पर कुछ कर सकता है, गेट के एग्जामिनेशन में ऐसे कभी नहीं करेंगे वो गलतियां, ठीक है। ओके चलो, अब यहाँ पे आते हैं मेथड बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, है ना, मेथड बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। अभी तक हमने जितने भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन किए हैं, उन सभी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने जो फंक्शन लिया था वो फंक्शन कैसा ऑब्जर्व किया सर, e रेज टू ax टाइप का। और कैसा ऑब्जर्व किया सर, आपने फार्मूला दिया sin ax टाइप का, आपने फार्मूला दिया cos ax टाइप का, और कैसा दिया सर, आपने फार्मूला दिया पॉलिनोमियल टाइप का। क्या इन 4 फंक्शन के अलावा मैंने किसी भी फंक्शन को इन्वॉल्व किया था ओडीई में? जब हम लोग ओडीई पढ़ रहे थे तो उस ओडीई में इन 4 फंक्शन के अलावा और कोई इन्वॉल्व किया था? नहीं, बिल्कुल नहीं इन्वॉल्व किया था। इट मीन सर, अगर हमारे पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें फंक्शन जो है इन 4 के अलावा कोई दूसरा दिया हुआ हो, जैसे हो सकता है फंक्शन log x लिखा हो सकता है फंक्शन जो लिखा हुआ है वो फंक्शन कुछ डिफरेंट हो, जैसे ln x मैंने एक एग्जांपल दिया, और आप भी सोच लो सर सेक स्क्वायर हो सकता है tan x लिखा हुआ हो। तो ऐसे जो फंक्शन होंगे ना, तो ऐसे फंक्शन होने के टाइम पे हम मेथड बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर को यूज कर रहे होंगे, मेथड बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर को यूज कर रहे होंगे। तो सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है कि अगर फंक्शन इक्वल ना हो, किसके इक्वल ना हो सर, e रेज टू x, sin x, cos x
और सिग्मा an(x)(n). तो हम लोग इस मेथड को यूज करेंगे, ये मेथड क्या कहता है, ये मेथड सेकेंड ऑर्डर के ओडीई के लिए अप्लाई होता है, सेकेंड ऑर्डर ओडीई के लिए अप्लाई होता है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए अप्लाई होता है। ओके, तो सेकेंड ऑर्डर का ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहा हूं मैं यहाँ पर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। सो a2 d2y अपॉन dx² प्लस a1 dy अपॉन dx प्लस a0 y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। इस डिफरेंशियल इक्वेशंस के कितने कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशंस होंगे, वेरी गुड सर, ये सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव इन्वॉल्व कर रहा है, इसके दो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशंस होंगे। लेट्स से दैट कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशंस आर y1 एंड y2। सो c1 y1 प्लस c2 y2। मैं पैरेलल लेके चल रहा हूँ इधर एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम लोग क्या क्या स्टेप कर रहे हैं। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है d2y अपॉन dx² प्लस y इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x, या सेक स्क्वायर x की जगह tan x लिख लो क्योंकि tan x और आसान हो जाएगा। मैंने यहाँ पर tan x लिख ली। आप इसका सबसे पहले ऑक्सिलियरी इक्वेशंस बनाएंगे। सर ऑक्सिलियरी इक्वेशन क्या बनेगा, d² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर d² प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ऑक्सिलियरी इक्वेशन है तो इसके रूट्स क्या आ जाएंगे, सर रूट्स आ जाएंगे प्लस एंड माइनस आयोटा। अगर ये है तो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, सर अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू 1, इट मीन c1 cos x प्लस c2 sin x, है ना। अब कौन सा y1 बनेगा, कौन सा y2 बनेगा, ये डिपेंड करेगा कि कंडीशन क्या दिया हुआ है। अगर सपोज क्वेश्चंस में मैं यहाँ पे डाल दूं क्या कि y1 की वैल्यू 0 पे 0 है, y1 की वैल्यू 0 पे 0 है, तो बताओ कि इनमें से y1 कौन सा है, ये y1 है या ये वाला y1 है, डिसाइड करके बताओ। साइन एक्स। तो क्वेश्चन में हमेशा ध्यान में रखेंगे y1 एंड y2 को डिसाइड करने के लिए अगर कोई कंडीशन दिया हुआ है उस कंडीशन को यूज करके मुझे y1 y2 डिसाइड करना है, ठीक है। सो यहाँ से क्लियर हो गया कि सर y1 की वैल्यू साइन एक्स के इक्वल है एंड y2 की वैल्यू cos x के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि दो सॉल्यूशन चाहिए थे, हमें दो सॉल्यूशन मिल गए, एक sin x है और cos x। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने y1 को sin x लिया तो अनदर वाला क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। तो यहाँ तक तो सर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हमारा आता है कि सर पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे कैलकुलेट करें। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल को कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले स्टडी करना पड़ेगा वोरोंस्कियन का। एक पैरामीटर इन्वॉल्व हो रहा है वोरोंस्कियन। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ वोरोंस्कियन। वोरोंस्कियन और वोरोंस्कियन की वैल्यू जो होती है वो दो सॉल्यूशंस हैं y1 एंड y2। उन दोनों सॉल्यूशंस को हम डिटरमिनेंट के टर्म्स में लिख लेंगे। सो y1 y2, y1 का डिफरेंशिएशन एंड y2 का डिफरेंशिएशन, दोनों का डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिख रहे हैं। ये डिटरमिनेंट के टर्म में क्या आएगा, y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2, ऐसा आ जाएगा। y1 sin x, मनोज आप पूछ रहे हो कि y1 sin x क्यों हुआ। यस, मैंने बोला कंडीशंस मैंने क्वेश्चंस में डाले हैं कि y1 की वैल्यू 0 पे 0 है। मैंने क्वेश्चन में कंडीशन डाला है कि y1 की वैल्यू 0 पे 0 है। x की किस वैल्यू के लिए इनमें से किस फंक्शन की वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू 0 लेने पर इन दोनों में से किसकी वैल्यू 0 होगी, साइन x की 0 होगी, cos x की 1 हो जाएगी 0 पे। तो हम y1 किसको ले लें, साइन x को ले लें। दो है ना यहाँ पर, cos x और sin x, दो सॉल्यूशंस हैं। कंडीशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, हाँ कंडीशन दिया हुआ है कि y1 की वैल्यू x इक्वल टू 0 पे 0 आना चाहिए। तो मेरे पास दो फंक्शन है cos x एंड sin x, जिसकी वैल्यू 0 पे 0 आएगी मैं उसको y1 मानूंगा। तो सर sin x की वैल्यू 0 पे 0 हो जाएगी, मैंने इसको y1 माना, इसकी 0 नहीं होगी तो इसको मैंने y2 ले लिया। क्लियर हुआ। नो, अगर नहीं दिया हुआ होगा कोई कंडीशन तो हम किसी को भी ले लेंगे, आंसर एक ही आएगा, चेंज नहीं करेगा। वोरोंस्कियन,
W की वैल्यू मैंने निकाल ली, तो अब YP निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे माइनस Y1 Y2 f ऑफ x अपॉन W dx प्लस Y2 Y1 f ऑफ x अपॉन W dx। ये हो जाएगा YP का फार्मूला। व्रोंस्कियन वाला जो मेथड है उसमें YP निकालने का फार्मूला ये यूज करेंगे। YP इक्वल टू माइनस Y1 Y2 f ऑफ x अपॉन W dx प्लस Y2 Y1 f ऑफ x अपॉन W dx। ये व्रोंस्कियन निकालने का फार्मूला होगा, याद रहेगा, लिख लो, ठीक है, जरूरत पड़ेगी इसको। अब यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पर आकर सबसे पहले हम व्रोंस्कियन कैलकुलेट करेंगे। तो सर व्रोंस्कियन लिखने के लिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा साइन एक्स Y1, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कॉस एक्स सेकेंड वाला, साइन का डिफरेंशिएशन सर कॉस, एंड कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। आप इसको देखकर बताएंगे कि इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा। बोलिए डिटरमिनेंट कितना आ रहा है इसका, -1। वेरी गुड सर, -1 आ गया है ना, -1 आएगा। और देखो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर निगेटिव साइन माइनस कॉस, सो माइनस साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, माइनस कॉमन लोगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, वो 1 होता है, सो यहाँ पे -1 आ गया। अब हम लोग यहाँ पर YP निकालते हैं, तो YP निकालने के लिए मुझे माइनस Y1 लिखना पड़ेगा, तो माइनस Y1 की वैल्यू साइन एक्स, तो मैंने यहाँ पर साइन एक्स लिख लिया। इंटीग्रेशन Y2 कॉस एक्स है, तो मैंने यहाँ पर कॉस एक्स लिख लिया, इनटू फंक्शन, फंक्शन क्या है क्वेश्चन में देखना जरा, सर फंक्शन है tan x, तो मैं यहाँ पर tan x लिख लेता हूँ, डिवाइडेड बाई व्रोंस्कियन, सर व्रोंस्कियन -1 dx लिख लिया, प्लस y2 प्लस y2 क्या है यहाँ पर सर cos x, तो मैंने यहाँ पर cos x लिख लिया। इंटीग्रेशन y1 क्या है यहाँ पर sin x, तो मैंने यहाँ पर sin x लिखा, tan x लिखा, डिवाइडेड बाई -1 किया, dx लिखा। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो sin x बन गया। इंटीग्रेशन tan x को लिखेंगे sin बाई cos, तो cos cos कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा sin x dx। ओके, प्लस दूसरे वाले टर्म पे जाते हैं cos x, ये माइनस साइन है, तो माइनस साइन है, तो यहाँ पर मैं माइनस कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पर माइनस लिख लिया। अब इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा किसका, सर sin x इंटू टेन एक्स, साइन एक्स इंटू टेन एक्स क्या बनेगा सर sin x इंटू साइन एक्स अपॉन cos x, तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos x, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos x, ऐसा बन जाएगा। अब साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं सर, साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन cos x, तो 1 बाई cos x को क्या लिखेंगे सर, 1 बाई cos x को sec x लिखेंगे, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया sec x माइनस cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos, तो ये बन जाएगा cos x, तो sec x माइनस cos x बन गया। अब दिस इंटू dx, दिस इंटू dx, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, बोलिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आगे भी कोई नहीं होगा। सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है कि sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sec x, sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x प्लस tan x, log sec x प्लस tan x, ऐसे यूज कर लेंगे, पुट करेंगे और YP आ जाएगा, YC और YP का कॉम्बिनेशन हमारा सॉल्यूशन दे देगा। हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, तो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करवा दूंगा आपकी। ओके, चलो एक चीज और करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये जो व्रोंस्कियन लिखा हुआ है, व्रोंस्कियन क्या था अपने पास सर, व्रोंस्कियन था y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ x के रिस्पेक्ट में, तो इस पूरे का डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में, सर इसका u इंटू v के फॉर्मेट में और इसका भी u इंटू v के फॉर्मेट में। इसका u इंटू v के फॉर्मेट में करूं तो क्या आएगा सर, इसका u इंटू v के फॉर्मेट में करेंगे तो y1 y2 डबल डैश प्लस y डैश y2 डैश माइनस, ये हो गया फर्स्ट वाले का। दूसरे वाले का करते हैं सर, यहाँ पे y1 डैश है, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन y2 डैश प्लस y1 डबल डैश y2, ऐसा निकल कर आ जाएगा। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या इनमें से सर, कैंसिल आउट तो हो रहा है, क्या हो रहा है कैंसिल आउट, जरा चेक कीजिए। y1
y2 डबल डैश प्लस y1 डैश y2 डैश माइनस y1 डैश y2 डैश माइनस प्लस माइनस y1 डबल डैश y2। सर ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ये दोनों कैंसिल आउट होने के बाद क्या बचा सर y1 y2 डबल डैश माइनस y1 डबल डैश y2। यही बन गया। ये किसकी वैल्यू है सर, ये w डैश की वैल्यू है। अगर मैं w डैश की वैल्यू को w से डिवाइड कर दूं तो क्या निकल कर आ जाएगा सर, ये बन जाएंगे y1 y2 डबल डैश माइनस y1 डबल डैश y2 अपॉन y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2। तो सम टाइम ऐसे रिलेशंस निकाल के कुछ रख देगा ऑप्शंस में कि अगर वोरोंस्कियन है तो इसकी रेशियो क्या होगी। तो थोड़ी सी इन सब चीजों पे अलर्ट रहना कि सर वोरोंस्कियन आपने दे रखा है, जरूरत पड़ेगी तो कुछ डिफरेंशिएशंस वगैरह ये सब करके हम इन सबका सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। हो जाएगा। यस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे आते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सेम क्वेश्चन हमने सॉल्व भी कर रखा है, अभी ही कर रखा है। चलो, यहाँ पर दिया है कि इस दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन के, मैकेनिकल 2014 सेट 3 का क्वेश्चन है। दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस हैं, एक सॉल्यूशन x1t है, दूसरा सॉल्यूशन x2t है। सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर का। सर थर्ड डिग्री हो तो वोरोंस्कियन कैसे करेंगे? देखिए, थर्ड डिग्री में अगर वोरोंस्कियन निकालना हो तो मैं ऐसे लिखूंगा y1 y2 y3, y1 डैश y2 डैश y3 डैश, y1 डबल डैश y2 डबल डैश y3 डबल डैश, वोरोंस्कियन बन जाएगा थर्ड डिग्री में। लेकिन सेकंड डिग्री तक ही अपने को पढ़ना है, थर्ड डिग्री पढ़ना नहीं है, इसलिए मैं इन सब चीजों पे अभी कंसंट्रेट नहीं कर रहा। बताने का तो बता सकता हूँ, अननेसेसरी चीजों पे होल्ड कर रहे हैं अपन। ये जो है सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव, इस सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव का ऑक्सिलरी इक्वेशंस जो निकालेंगे सर, वो ऑक्सिलरी इक्वेशंस बनेगा डी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इससे जो सॉल्यूशंस मिलेंगे सर, y इज इक्वल टू c1 cos x लिखूं या t लिखूं, क्या लिखेंगे बोलो जरा, कौन सा वेरिएबल यूज होगा, x या t? t, वेरी गुड। सो c1 cos t प्लस c2 sin t, है ना। y, और y आएगा या x आएगा, यहाँ पे y आएगा या x आएगा? देखो, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है सर, x, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, t। तो यहाँ पर देखो इंडिपेंडेंट आ रहा है और स्टार्ट हम लोग डिपेंडेंट से करेंगे, x। तो x इज इक्वल टू c1 cos t प्लस c2 sin t। अब कुछ कंडीशन दिए हुए हैं, उन कंडीशंस को देखो, ऑब्जर्व करो और उससे डिसाइड करो कि आप x1 किसको मानोगे और x2 किसको मानोगे। x1 में t की वैल्यू 0 पुट करने पे 1 आनी चाहिए, एंड x2 में t की वैल्यू 0 पुट करने पे 0 आनी चाहिए। डिसाइड करो x1 क्या है, x1 क्या है सर, x1 cos t है, x1 cos t है, एंड x2 क्या हो जाएगा सर, x2 sin t हो जाएगा। x1 x2 आ चुका है, मुझसे पूछा वोरोंस्कियन बताओ पाई बाई 2 पे, तो मैं पहले वोरोंस्कियन लिख लेता हूँ। वोरोंस्कियन के लिए मुझे यहाँ पर x1 लिखना है, इट मीन्स cos t लिखना है, यहाँ पे x2 लिखना है, इट मीन्स sin t लिखना है, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin, एंड sin का डिफरेंशिएशन cos। बताइए इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इस बार गलती मत करना सब, 1। वेरी गुड सर, ये वैल्यू आ गई 1। पाई बाई 2 पे कितनी वैल्यू होगा, इसकी वैल्यू पाई बाई 2 पे कितना होगा सर? अगर कोई रिजल्ट कांस्टेंट नंबर आ रहा है तो उस पे कुछ भी पुट करने पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर क्या हो गया सर, आंसर 1 हो गया, आंसर 1 हो गया। क्लियर हुआ सबको, क्लियर हुआ सबको, है ना। यस, पीडी। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं गेट के एग्जामिनेशन में भी, पीएसयू में भी, और तो और आईएएस के एग्जामिनेशन में भी, हर जगह पे इसके क्वेश्चंस होते हैं। पीएसयू वाले एग्जाम में भी इसके होते हैं, और सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स छोड़कर आते हैं। छोड़कर इसलिए आते हैं क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट पता नहीं होता है, और पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना नहीं पसंद करते हैं लोग। क्यों? क्योंकि सर ओरिजिनल मेथड से अगर क्वेश्चन सॉल्व करने जाओ ना तो हालत खराब कर देगा ये।
ठीक है, तो हम लोग कुछ ऐसे मेथड की बात कर रहे होंगे जो मैं आपको शॉर्ट तरीके में समझा रहा हूँ, और हम उतने पे ही फोकस करेंगे जितनी अपनी को जरूरत है। हमें अननेसेसरी इधर उधर भागने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उतना ही कवर करेंगे जितना अपने को काम में एग्जाम क्रैक करना है, हमको पीएचडी नहीं करना है इस टॉपिक में। ठीक है, सो सबसे पहले ये डिफरेंशियल इक्वेशन को देखकर आप मुझे बताएंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है? वेरी गुड सर, ऑर्डर 2 है। डिग्री कितनी है? किस डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है सर? डिग्री 1 है। तो ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसका ये जनरल फॉर्मेट है। उसका ये जनरल फॉर्मेट है। तो ये जो जनरल फॉर्मेट है, ये किसी ट्रेजेक्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। सर ये ट्रेजेक्ट्री क्या होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशंस होता है ना, वो सॉल्यूशन किसी ना किसी ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो मान लो कि एक सॉल्यूशन मिल गया y = x², तो मैं बोलूंगा सर ये पैराबोला बनाएगा, है ना, पैराबोला बनाएगा। उसी ट्रेजेक्ट्री की बात हो रही है, इसका सॉल्यूशन कर्व क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो कौन सी ट्रेजेक्ट्री रिप्रेजेंट करेगा। तो वो ट्रेजेक्ट्री वो 3 कोफिशिएंट पे डिपेंड करते हैं, ए बी एंड सी पे। ये 3 कोफिशिएंट पे ही डिपेंड करते हैं। अब ध्यान से सुनना कि क्या क्या मैं बोल रहा हूँ। एक वो कांस्टेंट है जिसमें सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव विथ ओनली वन वेरिएबल यहाँ पे दिख रहा है। सी भी एक ऐसा कांस्टेंट है जो सेकेंड ऑर्डर के डेरिवेटिव ओनली वन वेरिएबल के साथ दिख रहा है। y है, t है, x है, जो भी है, किसी एक वेरिएबल के साथ ही दिख रहा है। लेकिन सर b एक ऐसा कांस्टेंट टर्म है जो उस सेकेंड ऑर्डर के डेरिवेटिव के साथ दिख रहा है जिसमें मिक्स्ड डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। मिक्स मतलब देखो x एंड y दोनों आ गए हैं यहाँ पे, x एंड y दोनों ही आ गए यहाँ पे। ये ध्यान में रहेगा। ए और सी एक दूसरे के साथ स्विच करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन सर मुझे बी फिक्स होना चाहिए कि बी उसके साथ है जो मिक्स वाले के साथ है। बी वो कांस्टेंट है जो मिक्स वाले के साथ है। बी के बारे में कोई भी मिस्टेक नहीं करेगा। ए और सी को इंटरचेंज कर दो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बी को कभी भी चेंज मत करना। ठीक है, तो अब इसके बाद आती है ट्रेजेक्ट्री। सर कौन कौन सी तरह के होते हैं? फर्स्ट वन, अगर यहाँ पे b² - 4ac की वैल्यू इक्वल टू 0 हो, तो आप बोलोगे कि जो ट्रेजेक्ट्री बनेगी सर, वो ट्रेजेक्ट्री पैराबोलिक बनेगी। ट्रेजेक्ट्री पैराबोलिक बनेगी। सेकेंड वन, अगर b² - 4ac की वैल्यू लेस देन 0 हो गई, तो आप बोलोगे सर ट्रेजेक्ट्री एलिप्टिक बनेगी। ट्रेजेक्ट्री एलिप्टिक बनेगी। और थर्ड वाला केस, अगर b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हाइपरबोलिक बनेगी। हाइपरबोलिक बनेगी। ये 3 चीजें अपने को ध्यान में रखना है, इससे ज्यादा अपने को कंसंट्रेट किसी भी चीज पे करनी नहीं है। ठीक है, ये ध्यान में रहेगा सबको। ये डिस्क्रिमिनेंट है ना, वो डिस्क्रिमिनेंट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वही चीज है यहाँ पर। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 पैराबोलिक, लेस देन 0 इलिप्टिक, ग्रेटर देन 0 हाइपरबोलिक, बस इतना ध्यान में रखना है। अब आते हैं सर क्वेश्चंस पे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे नहीं, इस पे बाद में आएंगे, डायरेक्टली उसके ऊपर नहीं जाएंगे। चलो इसके ऊपर आते हैं। मैकेनिकल 1996 का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन रिपीट भी किया है दूसरे ब्रांच में। यहाँ पर एक टी वेरिएबल लिया गया है। टी वेरिएबल को बोला है कि वो हीट को रिप्रेजेंट करता है 1 डायमेंशनल। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 1 डायमेंशनल। आपको याद है मैंने इनिशियल कंडीशन बाउंड्री कंडीशन बताया था। बाउंड्री कंडीशन डायमेंशन पे डिपेंड करता है। देखो कितने डायमेंशन है इसमें सर? एक ही डायमेंशन है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक्स वेरिएबल का यूज हुआ है, सिर्फ एक्स वेरिएबल का यूज हुआ है, एक ही डायमेंशन है, 1 डायमेंशनल हीट इक्वेशन, है ना। अब मुझसे पूछा है कि ये 1 डायमेंशनल हीट इक्वेशन की ट्रेजेक्टरी क्या होगी, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक, इलिप्टिक या मिक्स। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या टर्म्स है। सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव, और वो भी एक्स में। ए की वैल्यू कितनी ले लें सर? 1 ले लेते हैं। क्या सेकेंड ऑर्डर का कोई भी मिक्स डेरिवेटिव आपको दिख रहा है? सेकेंड ऑर्डर का मिक्स डेरिवेटिव आपको दिख रहा है कहीं पे? नो। बी की वैल्यू कितनी हो गई? 0। बी की वैल्यू कितनी हो गई? 0। अच्छा, दूसरा वेरिएबल कौन सा है? टी।
क्या टी का कोई सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव दिख रहा है? टी का कोई सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव दिख रहा है? नहीं, तो सी की वैल्यू कितनी होगी सर? 0। अब मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करता हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करता हूँ, तो देखते हैं क्या आता है सर। बी स्क्वायर सर 0 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू 0, सर ये तो 0 आ गया। और जैसे ही 0 आता है हम लोग क्या बोलते हैं सर? 0 आने पे पैराबोलिक होता है। देख लो आंसर आ गया पैराबोलिक। किसी के मन में रह रहा होगा कि सर a इक्वल टू 1 क्यों लिया, इसको इस साइड लेकर आओ, -1 लो, ले लीजिए। a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 0, फिर से बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आएगा सर? फिर से 0 आएगा। किसी के मन में हो रहा होगा कि सर आप इसको 0 ले लो, इसको ले लो 1, तब पर भी बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आएगा सर? 0 आएगा। ट्रेजेक्ट्री चेंज नहीं करेगा, यही मैंने बोला, सिर्फ b को चेंज मत करना, a और c को चेंज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्लियर हुआ सबको? चलो, सिविल इंजीनियरिंग 2017 में क्वेश्चन पूछा है, सिविल इंजीनियरिंग 2017 में क्वेश्चन पूछा है 3 डबल डेरिवेटिव, बी मिक्स डेरिवेटिव, सी 3 डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y। बोला है कि इसका पाथ जो है वो पैराबोलिक है, तो बी स्क्वायर की वैल्यू बताइए कितनी होगी, बताइए कितनी होगी बी स्क्वायर की वैल्यू। चलो यहां से a की वैल्यू बता दो, a की वैल्यू बता दो, ले ले 3। सर b की वैल्यू तो b ही है, b की वैल्यू तो b ही है ना। एंड c की वैल्यू सर, c की वैल्यू 3 है। पैराबोलिक होने के लिए, पैराबोलिक होने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होनी चाहिए। b की जगह b पुट कर दिया तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? 36 आ गया। कुछ क्वेश्चन में है ना, 2 मार्क का क्वेश्चन है, फालतू में क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इसको बता दो, सिविल इंजीनियरिंग 2016, देखो 16 के बाद 17 में फिर से पूछ दिया था, मतलब सेम कॉन्सेप्ट पे रिपीट किया क्वेश्चन। आप इसको देखकर सबसे पहले ए की वैल्यू बताएंगे कितनी है, जल्दी जल्दी बताओ। ए की वैल्यू, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 1, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो गया? बी स्क्वायर सर 9 माइनस 4ac 4, ये 5 आ गए, ग्रेटर देन 0 है, और ग्रेटर देन 0 है तो क्या बनेगा? हाइपरबोलिक। आ गया आंसर, है ना। 2 मार्क के क्वेश्चंस भी पूछते हैं ऐसे में, तो लगता है क्या करने के लिए पूछा है, कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो एक अच्छा सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रख रखा है, ये भी गेट का ही क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन एक्जी ब्रांच का है, तो एक्जी में हमेशा क्वेश्चन थोड़े अलग लेवल के पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कांस्टेंट कोफिशिएंट है या वेरिएबल कोफिशिएंट है, देखो जरा, कांस्टेंट कोफिशिएंट है या वेरिएबल कोफिशिएंट है? वेरिएबल वाले है ना, तो हमको उसी के तरीके से सॉल्व कर लेना है। देखो एक दूसरा कांस्टेंट यहाँ पे एंड तीसरा कांस्टेंट यहाँ पे, सेकेंड ऑर्डर से ही कंसीडर करना है ना अपने को, सेकेंड ऑर्डर से। तो आप a की वैल्यू क्या ले लोगे सर? a की वैल्यू बन जाएगी एक्स स्क्वायर। b की वैल्यू क्या ले लोगे सर? b की वैल्यू बन जाएगी माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 टाइम्स एक्स। एंड c की वैल्यू क्या ले लोगे सर? c की वैल्यू बन जाएगी y टाइम्स y माइनस 1 होल स्क्वायर। एबीसी सबको समझ में आया जो मैंने लिया है? एबीसी समझ में आया सबको जो मैंने लिया है? यस। अब बोला गया है कि हाइपरबोलिक होना चाहिए। हाइपरबोलिक कब होगा मेरे भाई? सर हाइपरबोलिक तब होगा जब बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। ओके, फर्स्ट ऑप्शन पे गया, फर्स्ट ऑप्शन में y की वैल्यू 1 बोल रहा है, अगर मैं y की वैल्यू 1 लूं तो a की वैल्यू सर, a की वैल्यू एक्स स्क्वायर, b की वैल्यू, b की वैल्यू कितनी होगी? अगर y की वैल्यू 1 ले लें तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? b की वैल्यू 0। एंड c की वैल्यू, c की वैल्यू सर, c की वैल्यू भी 0।
अगर ए बी सी ये टर्म्स हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर यहाँ से मिल गया बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। मुझे नहीं चलेगा क्योंकि ये तो पैराबोलिक बोल रहा है। इसमें x नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 1 बोल रहा है। होल्ड करते हैं, नीचे आते हैं। नीचे वाले में x की वैल्यू 0 है। अगर x की वैल्यू 0 है तो a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू कुछ है y इंटू वाई माइनस 1 का होल। बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ जाएगा? सर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ गई। ओके, लास्ट वाले पे जाइए। सर इसको अगर कंसीडर करें तो a भी 0, b भी 0 और c भी 0। तो सर इससे क्या आ जाएगा? इससे आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0। एक ही ऑप्शन बचा है बी, एक ही ऑप्शन बचा है बी। ये हो गया सर ऑप्शन के थ्रू क्रॉस वेरीफाई करना। एल्स अपने को क्या करना है? अपने को फाइंड आउट करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac और एडजस्ट करना है, चेक करना है ग्रेटर देन 0 है या नहीं। बी की वैल्यू पुट करोगे, बी का स्क्वायर करोगे, सर बी का स्क्वायर बनेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac सर 4x स्क्वायर सी वाई वाई माइनस 1 होल स्क्वायर, ये आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा वाई माइनस 1 वाई प्लस 1। सो वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई माइनस 1 होल स्क्वायर। नहीं चंद्र, थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हो आप। अब यहाँ पर अगर मैं आ जाता हूँ तो यहाँ पर से हमें ऑब्जर्व होगा कि सर एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। जब उसको कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा वाई प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पर क्या मिलेगा? सर एक्स स्क्वायर कॉमन लिया है, वाई छूट गया यहाँ पे, शायद वाई छूट रहा है ना, 4x स्क्वायर, ये y छूट रहा है। ओके, तो माइनस 4y बन जाएगा। अब ये देखो ये क्या बनाएगा? सर ये बना देगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये क्या बन जाएगा? सर y माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये बन गया एक्स स्क्वायर y माइनस 1 स्क्वायर पहले से था, स्क्वायर फिर से आएगा, पावर 4 बन जाएगा। अब सोच लो कि अगर x 0 के इक्वल नहीं है, y 1 के इक्वल नहीं है, तो ये पूरी वैल्यू स्क्वायर और 4 पावर वाली क्या हो जाएगी? ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगी अगर x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है एंड y की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं है। आगे आंसर भी क्लियर हुआ सबको? यस। चलो अब आते हैं इसके ऊपर। पीडी में कुछ स्पेशल इक्वेशंस हैं, उन स्पेशल इक्वेशंस पे हम लोग ध्यान में देते हैं। मैं फर्स्ट इक्वेशंस की बात कर रहा हूँ, दैट इज लीनियर ट्रांसपोर्ट इक्वेशन। नाम लिखते चले जाइएगा, लीनियर ट्रांसपोर्ट इक्वेशन। ओके, लीनियर ट्रांसपोर्ट इक्वेशन। सर लीनियर ट्रांसपोर्ट इक्वेशन कैसा बनता है? लीनियर ट्रांसपोर्ट इक्वेशन बनता है ए डेल यू अपॉन डेल टी प्लस बी डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, इज इक्वल टू 0, जहां पर यू एक्स कॉमा 0 फंक्शन है एंड यू एक्स कॉमा टी जो सॉल्यूशन निकल कर आएगा फंक्शन एक्स माइनस बी अपॉन ए अपॉन टी। ऐसा सॉल्यूशन निकल कर आएंगे, ऐसा सॉल्यूशन निकल कर आएगा। लिखिए जरा इसको। एक मिनट, एक इक्वेशन। चलो आ गया आपका लीनियर ट्रांसपोर्ट इक्वेशन। यहाँ पर ए है डेल यू अपॉन डेल टी, बी डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0, यू एक्स कमा 0। इसको देखकर मुझे बताओ ये इनिशियल कंडीशन है या बाउंड्री कंडीशन है? ये इनिशियल कंडीशन है या बाउंड्री कंडीशन है? इनिशियल, क्योंकि सर टी की वैल्यू 0 ले गई है, टी की वैल्यू 0 ले गई है ना।
टी जो है उसकी वैल्यू 0, तो ये इनिशियल कंडीशन है। और इस इनिशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग जो अपना सॉल्यूशन है वो फंक्शन में x माइनस बी अपॉन ए टी पुट किया गया है, x माइनस बी अपॉन ए टी पुट किया गया है, a डेल यू अपॉन डेल टी प्लस b डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन पहले करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, देख लो, इसमें हमेशा ध्यान में रखना कोई भी चीजें चेंज अपनी मर्जी से मत करना। जो मैंने लिख रखा है उसका सॉल्यूशन लिख रखा है, वो इसलिए लिख रखा है ताकि आप एग्जाम में इनका डायरेक्टली यूज कर पाओ। तो जिस ऑर्डर में मैंने लिख रखा है आप उस ऑर्डर को चेंज नहीं करेंगे। जैसे पहले टाइम है, उसके बाद बाउंड्री है ना, एक्स वाई जेड है, पहले टाइम है, तो पहले आप टाइम को लिखोगे, उसके बाद यहाँ पर लिखोगे, पहले यहाँ पे x है, उसके बाद b अपॉन ए टी है। तो ए बी सी ये सब वैल्यू डिसाइड करने में आपको हेल्प मिलेगी। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखकर आप सबसे पहले डिसाइड करेंगे कि a की वैल्यू किसके इक्वल है। a की वैल्यू बताओ, 1। b की वैल्यू बताओ, b की वैल्यू बताओ सर, b की वैल्यू -2। बाउंड्री कंडीशन देखकर फंक्शन की वैल्यू बताओ, फंक्शन की वैल्यू बताओ, फंक्शन क्या है यहाँ पर? इसको नहीं समझे तो फिर कैसे भी, e रेज टू एक्स ना, u x, 0 फंक्शन लिखा हुआ है, तो फंक्शन क्या हो गया यहाँ पर, e रेज टू एक्स हो गया, है ना। तो हमारा जो सॉल्यूशन था वो सॉल्यूशन क्या बन रहा था सर, सॉल्यूशन बन रहा था u x, t इज इक्वल टू फंक्शन x माइनस b अपॉन a टाइम्स t, फंक्शन x माइनस b अपॉन a टाइम्स t। अब देखो यहाँ पे फंक्शन e रेज टू एक्स है, सो e x माइनस b अपॉन a, सर b अपॉन a माइनस माइनस प्लस 2t, x की जगह हम लोग क्या पुट करने, x माइनस बी अपॉन ए टी। तो x यहाँ पर है, x की जगह x माइनस बी अपॉन ए टी, एक्स प्लस 2t बन गया। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसा बन गया, e रेज टू एक्स e रेज टू 2t। ये सॉल्यूशन निकल कर गया। ये समझ में आया सबको, ये समझ में आया सबको? ओके, थोड़ा सा मुझे चेक कर लेने दो, इसको पुट करके देख लो। मैंने जब डेल यू अपॉन डेल टी किया तो ये क्या रिजल्ट देगा, डेल यू अपॉन डेल टी क्या ऐसा देगा, 2 टाइम्स e रेज टू एक्स e रेज टू 2t ऐसा देगा। और अगर मैं डेल यू अपॉन डेल एक्स करता हूं तो ये क्या रिजल्ट देगा सर, ये दे देगा e रेज टू एक्स e रेज टू 2t ऐसा रिजल्ट देगा। जब मैं इसमें पुट करूंगा तो सर ये 2 e रेज टू एक्स e रेज टू 2t माइनस 2 टाइम्स e रेज टू एक्स e रेज टू 2t, क्या जीरो हो रहा है, क्या जीरो हो रहा है, सेटिस्फाई किया ना। जरा एक इसको सॉल्व करो और चेक करो कि ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। 2 डेल यू अपॉन डेल टी माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे u x, 0 जो दिया हुआ है वो e रेज टू x दिया हुआ है। ओके, a की वैल्यू बताइए, टू, b की वैल्यू बताइए -1, है ना, b की वैल्यू -1। अब a और b की वैल्यू आ गई, फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर है e रेज टू x। अब यहाँ पर सॉल्यूशंस लिखने जाएं u x, t, तो सॉल्यूशन क्या बनेगा सर, सॉल्यूशन बन जाएगा e रेज टू x माइनस b माइनस a अपॉन टी, b माइनस a करोगे तो माइनस माइनस प्लस 2t ऐसा बन जाएगा। तो ये क्या बनाया सर, ये बन गया e रेज टू एक्स इंटू e रेज टू t अपॉन टी। अब चेक करते हैं सॉल्यूशन में पुट करके भी, डेल यू अपॉन डेल टी की वैल्यू कितनी होगी, डेल यू अपॉन डेल टी की वैल्यू कितनी होगी सर, ये हो जाएगी 1/2 e रेज टू एक्स e रेज टू t अपॉन 2 है ना। देखो e रेज टू एक्स तो कांस्टेंट बनेगा, e रेज टू t/2 से 1/2 बाहर आ जाएगा। अब इसमें सर डेल यू अपॉन डेल एक्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा e रेज टू एक्स e रेज टू t अपॉन 2, e रेज टू एक्स का e रेज टू एक्स। जब हम वापस इसमें पुट करेंगे तो 2 टाइम्स डेल यू अपॉन डेल टी, सर e रेज टू एक्स e रेज टू t/2 माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस e रेज टू एक्स e रेज टू t अपॉन t, सर ये क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, 0 बन जाएगा, सेटिस्फाई कर रहा है ना।
तो हमेशा ध्यान में रखना कि अगर मैं इस फार्मूले को ध्यान में रख लूं तो फार्मूले को ध्यान रखने से ही अपने को सॉल्यूशंस मिल जाएगा। और सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप में आ रहा है, सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप में आ रहा है, हमें बिल्कुल भी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं पड़ रही है। सर ए बी डिसाइड करते हैं, फिर से बता दीजिए प्लीज, ए बी कैसे डिसाइड करते हैं। okay. देखो फिर से वापस चले जाओ मेन इक्वेशन पे, ठीक है। मेन इक्वेशन पे ऑब्जर्व करो, जो डेल यू अपॉन डेल टी का टर्म है उसका कोफिशिएंट क्या है सर ए, जो डेल यू अपॉन डेल एक्स का टर्म है उसका कोफिशिएंट क्या है बी। ए और बी डिसाइड हो गया, ए और बी डिसाइड हो गया। अगर सपोज एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस 3 डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0, टी नहीं है, एक्स एंड वाई में दिया हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन को देखकर ए की वैल्यू बताएंगे कि क्या लेना है अपने को, ए की वैल्यू क्या लेंगे। यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है, उसी के तरीके से यहाँ पर क्या है वो x है, यहाँ पर क्या है वो x है, तो मैं a की वैल्यू 2 ले लूंगा और b की वैल्यू क्या ले लूंगा -3 ले लूंगा। वो सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्या लेना है, तो वहां पर जो इनिशियल कंडीशन दिए हुए रहेंगे वो u y,0 दिए हुए रहेंगे। तो इनिशियल कंडीशन y,0 हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं x,0 x,0 y,0 चेक करो x क्या बना सर x y बना, और दूसरा क्या है सर, दूसरा जो बच रहा है वही होगा, एक तो y हो गया, दूसरा क्या बच रहा है सर, दूसरा x बच रहा है, तो यहाँ पर वो x वाला 0, इसलिए हम उस तरीके से लिखेंगे। तो ये सब छोटी छोटी चीजें अपने को ध्यान में रखनी है, ठीक है। समझ में आ गया ए बी का डिसीजन। और अगर ए बी का डिसीजन ले लिया अच्छे से तो सर इस फार्मूले पे वापस आएंगे और इस फार्मूले से हम डायरेक्टली सॉल्यूशंस लिख लेंगे। ओके, इससे हम डायरेक्टली सॉल्यूशंस लिख लेंगे। चलो नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। प्रीवियस वाले में और इस वाले में मैं डिटेल्स में मैं बताऊंगा, थोड़ा इसको फिनिश कर लेने दो, उसके बाद डिटेल्स में जाऊंगा उसके। इसको देख लो, प्रीवियस वाले में और इस वाले में सर थोड़ा सा ही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, डेल यू अपॉन डेल टी ए, डेल यू अपॉन डेल एक्स बी, ये तो ऊपर वाला ही सेम है, लेकिन एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है सी टाइम्स यू, सी टाइम्स यू। आप मुझे बताएंगे कि अगर मैं कुछ ऐसे इक्वेशन सॉल्व करता हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस सी वाई इज इक्वल टू 0, यहाँ पर a मल्टीपल कर लो, ठीक है, a डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस सी वाई इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे सर, a डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस सी वाई लिखेंगे, फिर सर वेरिएबल सेपरेबल करेंगे आप, तो डी वाई अपॉन वाई लिखेंगे, फिर माइनस सी अपॉन ए डी एक्स लिखेंगे, सर इसका इंटीग्रेशन करेंगे एल एन वाई बनेगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे माइनस सी अपॉन ए एक्स बनेगा, फिर आप एक्सपोनेंशियल लोगे ई रेज टू माइनस सी अपॉन ए एक्स, ऐसा लिखोगे, ऐसा ही करोगे ना इसका सॉल्यूशन। तो देख लो इधर क्या है सर, इधर एक डिराइवेटिव है, इधर एक डिराइवेटिव, और यहाँ पर क्या मल्टीपल में सर सी यू प्लस सी यू। कैसा सॉल्यूशन देगा सर, ऐसा सॉल्यूशन देगा माइनस सी अपॉन ए टाइम्स एक्स, एक्स की जगह यहाँ पर क्या है टी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनिशियल कंडीशन वाला कौन सा है, टी वाला है, तो माइनस सी अपॉन ए। तो जब भी प्लस सी यू मल्टीपल में रहेगा तो आपको इस फार्मूले को यूज में लेकर आ जाना है, आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। प्रीवियस वाले में और इस वाले में थोड़ा सा डिफरेंस रखा है मैंने, पहले भी ये वाला टर्म पहले से था, इस वाले टर्म के कारण ये वाला टर्म एक्स्ट्रा दिख रहा है, ई रेज टू माइनस सी अपॉन ए टाइम्स टी। लिख लीजिए इस फॉर्मूले को ताकि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाए। कंप्लीट हो जाए तो बता देना।
ओके चलो इस क्वेश्चन को देखो। एक है 2 del u अपन del x माइनस del u अपन del y प्लस u इज इक्वल टू 0, u y कॉमा 0 की वैल्यू y स्क्वायर दी गई। ओके अब इस पूरे सॉल्यूशंस को देखकर अपने को डिसाइड करना है पहले कि a की वैल्यू कितनी लेनी है अपने को। a की वैल्यू कितनी लेनी है फर्स्ट सर, a की वैल्यू 2 लेनी है। b की वैल्यू बताते जाइए, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू 1, ए बी सी तीनों वैल्यू आ चुकी है। आप मुझे डिसाइड करके यहाँ पर बताओगे कि जो फंक्शन है वो फंक्शन y एंड x का होगा। फंक्शन किसका होगा? y एंड x का होगा। तो यहाँ पर फंक्शन y है, तो फंक्शन y क्या है? y स्क्वायर। फंक्शन y क्या है? y स्क्वायर। अब हम जब सॉल्यूशंस लिखेंगे u y कॉमा x, तो हमारा सॉल्यूशन f y माइनस b अपॉन ए टाइम्स t होगा, x होगा, क्या लिखेंगे यहाँ पर बोलो जरा, क्या लिखेंगे यहाँ पर? y माइनस बी अपॉन ए टाइम्स टी लिखें, x लिखें, क्या लिखें? x लिखेंगे, है ना, x लिखेंगे। एंड e रेज टू माइनस c अपॉन ए टाइम्स x आएगा, क्योंकि सर t की जगह यहाँ पे x है और x की जगह y है, तो उसी के रिस्पेक्ट में हमें ये लिखना पड़ेगा। ओके अब फंक्शन देख लो, फंक्शन y स्क्वायर है, फंक्शन y स्क्वायर है। यहाँ पर y की जगह क्या पुट करना है सर? y की जगह y माइनस बी अपॉन ए एक्स पुट करना है, तो मैंने लिख लिया y माइनस बी अपॉन ए एक्स। और इस पूरे का क्या है? फंक्शन स्क्वायर है, स्क्वायर लिख लिया। e रेज टू माइनस सी अपॉन ए टाइम्स एक्स। ए बी सी सबकी वैल्यू दी हुई है, पुट कर लो। y माइनस बी अपॉन ए, सर b अपॉन ए -1/2, सो माइनस माइनस प्लस 1/2 एक्स होल स्क्वायर। e रेज टू माइनस सी अपॉन ए, सर c अपॉन ए करेंगे तो -1/2 एक्स आ जाएगा। सॉल्यूशन आ गया सबका? चेक करो, सॉल्यूशन आ गया सबका? यस ये वाला देख लो, नॉन लीनियर ट्रांसपोर्ट इक्वेशन। नॉन लीनियर ट्रांसपोर्ट इक्वेशन आपको पता चल जाएगा नॉन लीनियर क्यों। देखो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? u, और ये u किसके साथ मल्टीपल में? डेरिवेटिव के साथ, तो नॉन लीनियर हो गया ना, नॉन लीनियर हो गया ना। इसमें आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है सर, डेल यू अपॉन डेल टी के साथ जो मल्टीपल में है वो a है, एंड डेल यू अपॉन डेल एक्स के साथ जो मल्टीपल में है वो पूरा का पूरा टर्म b है। हम लोग ऐसे लिखते थे f x माइनस बी अपॉन ए टाइम्स टी, तो b की जगह ये पूरा टर्म आ गया, तो बी यू प्लस सी अपॉन ए टी बन गया। समझ में आ गया सबको? यस ऑप्शन देखकर कर लेंगे, हाँ ऑप्शन से भी आ जाएगा, लेकिन अगर टिपिकल क्वेश्चंस रहते हैं सर बेटर है हम शॉर्ट ट्रिक है एकदम, एक स्टेप में आंसर लाने वाले फार्मूलेज हैं। अगर इन फार्मूलेज को मैं ध्यान में रख लेता हूँ तो इजिली आंसर्स आ जाएगा, हमें माइनर मिस्टेक के भी चांसेस नहीं होंगे। देखो ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ पीडीएफ में, आई होप कि आप लोग खुद से कर लोगे। होगा क्या? कहाँ चला गया भाई कर्सर? बोलिए, कर लेंगे ये क्वेश्चन? चलो नीचे आओ, इस क्वेश्चन को देखो, मैकेनिकल 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखो और आंसर बता दो मुझे। डेल यू अपन डेल वाई सी डेल यू अपन डेल एक्स इज इक्वल टू 0। सबसे पहले यहां से देखकर आप डिसाइड करेंगे कि जो हमारा x है वो क्या है, हमारा t जो है वो कौन सा वेरिएबल है। t कौन सा वेरिएबल चेंज हो रहा है बताओ, t कौन सा वेरिएबल है? जिसको हम t बोलते थे वो कौन सा वेरिएबल है? सर t वाला वेरिएबल y है। यहाँ से पता चल गया ना, u x कॉमा t, तो t क्या है? y है। तो हम y के कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग a सोचेंगे। a क्या बनेगा यहाँ पे? a क्या बनेगा यहाँ पे? a की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पे? सर a की वैल्यू 1 है ना, a की वैल्यू 1 है। और b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू कितनी है? सर b की वैल्यू c के इक्वल है। तो हमारा जो सॉल्यूशंस बनता है u x कॉमा टी, वो u x कॉमा टी की जगह यहाँ पर क्या है? u x कॉमा y है। तो हम सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं? f x माइनस b अपॉन ए टाइम्स टी, टी की जगह y।
टी की जगह वाई, तो ये बन गया फंक्शन x माइनस बी अपॉन ए। सर बी अपॉन ए, बी की जगह c है और a की जगह 1 है, तो c y, सो f x माइनस cy, आंसर इज बी, f x माइनस cy। सर अगर मुझे ये फार्मूला याद नहीं रहता तो देखो कैसे करते हैं, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा, सर y के मल्टीपल में क्या है माइनस c, तो मैं माइनस c एफ डैश x माइनस सी वाई ऐसा लिख लूंगा। ओके, अगर मैं डेल u अपॉन डेल x करता हूँ, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता हूँ, सर x का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली एफ डैश x माइनस सी वाई ऐसा लिख लेता हूँ, है ना। ऐसा लिख लेने के बाद मुझे इसमें पुट करना है, इसमें पुट करना है और चेक करना है कि जीरो हो रहा है या नहीं। डेल यू अपॉन डेल वाई, सर माइनस सी एफ डैश एक्स माइनस वाई, ये नेगेटिव साइन के साथ बन रहा है, और यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस सी मल्टीपल में, सी के साथ मल्टीपल करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे, जीरो हो जाएगा, यस हो जाएगा, ये आंसर आ गया। इससे मुझे डायरेक्ट फॉरवर्ड आंसर आ रहा है, इसमें मुझे एक एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, बस इतना ही डिफरेंस है। समझ में आ गया सबको? यस। ये क्वेश्चन देखो, डेल यू अपॉन डेल टी माइनस यू प्लस 1 डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0, यू एक्स कॉमा 0 की वैल्यू x दी हुई है। हमसे पूछा है कि यू एक्स कॉमा टी की वैल्यू बताइए, x इक्वल टू 1 एंड t इक्वल टू 2 पे, मतलब फिल इन द ब्लैंक टाइप का क्वेश्चन, नॉन लीनियर वाला टाइप का क्वेश्चन। सबसे पहले डिसाइड करते हैं a की वैल्यू 1 यहाँ से, b की वैल्यू माइनस यू प्लस 1, माइनस यू प्लस 1, ये b की वैल्यू होगी। फंक्शन, सर फंक्शन ऑफ x जो बन गया वो x है ना, फंक्शन ऑफ x x है। सॉल्यूशन क्या बनेगा सर u x कॉमा t इज इक्वल टू फंक्शन x माइनस b, सो माइनस माइनस प्लस u प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू 1, t लिख लिया, ये पूरा फंक्शन बन गया, इसी के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन बनेगा। फंक्शन क्या है सर, फंक्शन x है, इट मीन्स x की जगह ये पूरा पुट कर लेना है, पुट कर लेते हैं, तो ये बन गया x प्लस u प्लस 1 टाइम t, और इधर क्या है सर, इधर भी u ही है, इधर भी क्या है u ही है। अब देखो x की वैल्यू क्या लेनी है 1 और t की वैल्यू क्या लेनी है 2, x की वैल्यू 1 एंड t की वैल्यू 2 ले रहे हैं, x की वैल्यू 1 एंड t की वैल्यू 2 ले रहे हैं, तो यहाँ पर जो u लिखा हुआ है ना, यहाँ पर जो u लिखा हुआ है ना, वो भी क्या बनेगा सर, x की वैल्यू 1 t की वैल्यू 2 पे बनेगा, प्लस 1, और ये पूरा किसके साथ मल्टीपल में, t की वैल्यू कितने ले रहे हैं 2, ये मल्टीपल हो रहा है 2 के साथ, इसको थोड़ा और एडजस्ट करो सर, 1 प्लस 2u 1 कॉमा 2 प्लस 2 प्लस 2, इसको थोड़ा और एडजस्ट करो सर, इसको लिख सकते हैं 2u 1 कॉमा 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 3 लिख सकते हैं। और इधर क्या है सर, इधर u1 कॉमा 2, मुझे क्या निकालना है, मुझे u1 कॉमा 2 निकालना है, x इक्वल टू 1 एंड t इक्वल टू 2 पे निकालना है। इसको इधर लेकर आ जाओ, तो आप क्या लिख लोगे सर, u1 कॉमा 2 की वैल्यू माइनस 3 के इक्वल है, आगे आंसर। तो पीपल यहाँ पे गलतियां करते हैं, वो ऐसा लिख देते हैं कि 1 प्लस 2u, 1 प्लस 2u ऐसा लिख देते हैं, या फिर u प्लस 1 टाइम 2 लिख लेते हैं, ऐसा लिख लेते हैं, लेकिन अपने को u की वैल्यू पूछा है, तो यहाँ पर जब हम x एंड t पुट कर रहे हैं, तो ये जो u बच रहा है वो भी 1,2 पे ही काला है। अब उसके बाद सॉल्व करके फाइनल आंसर। क्लियर हुआ सबको? रिपीट करना है, मुझे लग ही रहा था, इसलिए मैं आगे कुछ बोल नहीं रहा था। चलो, यहाँ से सबसे पहले हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि a की वैल्यू कितनी है, सर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू कितनी है, सर b की वैल्यू डेल यू अपॉन डेल एक्स का कोएफिशिएंट माइनस ऑफ u प्लस 1, फंक्शन डिसाइड कर लिया, फंक्शन क्या है सर, फंक्शन x है। मुझसे पूछा है सॉल्यूशन बताओ x इक्वल टू 1 एंड t इक्वल टू 2 पे,
तो मैंने सॉल्यूशन का फार्मूला आपको ऑलरेडी बता रखा है। सॉल्यूशन का फार्मूला क्या है सर? सॉल्यूशन का फार्मूला है ux, t इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x माइनस b अपॉन a टाइम्स t। b की जगह माइनस ऑफ u प्लस 1 है, तो मैं b की जगह माइनस ऑफ u प्लस 1 पुट करूंगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और a की जगह 1 है, a की जगह 1 पुट किया, t से मल्टीपल किया, t यहाँ पे लिख लिया। तो ये जो फंक्शन है वो x फंक्शन है, तो x की जगह ये पूरा टर्म पुट होकर आएगा, x की जगह पूरा टर्म पुट किया, x प्लस यू प्लस 1 टाइम t आ गया। हमें चाहिए u की वैल्यू, तो ये देखो एक्चुअली में क्या है, u इज इक्वल टू x प्लस यू टी प्लस टी, ऐसा ही है ना। ये मुझे u चाहिए तो मैं u के टर्म्स में पहले सॉल्व कर लेता हूँ। सो u माइनस यू टी इज इक्वल टू एक्स प्लस टी, u कॉमन ले लिया सर, 1 माइनस टी इज इक्वल टू एक्स प्लस टी। इससे फर्दर और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा सर? फर्दर सॉल्व करोगे तो u की वैल्यू आ जाएगी x प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी। ठीक है, अब x की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में पुट करने के लिए बोला है सर? x की वैल्यू 1, t की वैल्यू 2 पुट करना है। x की वैल्यू 1, t की वैल्यू 2 पुट करो सर, x की वैल्यू 1, t की वैल्यू 2, क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा। इसी चीज को मैंने यहाँ पर सॉल्व करने के टाइम पे मैंने बताया कि x की वैल्यू 1, t की वैल्यू जब 2 ले रहे हो तो यहाँ पर जो u है वो भी x की वैल्यू 1, t की वैल्यू 2 के लिए। आप आइदर ये वाला अप्रोच यूज करो, आइदर ये वाला अप्रोच यूज करो। क्लियर हुआ सर? इसे ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, ये नॉन लीनियर ट्रांसपोर्ट इक्वेशन है। 3 ट्रांसपोर्ट इक्वेशंस मैंने आपको पढ़ाए हैं, 3 ट्रांसपोर्ट इक्वेशन मैंने पढ़ाया है। ठीक है, 2 लीनियर में, 2 लीनियर में और एक नॉन लीनियर में, एक नॉन लीनियर में। ये नॉन लीनियर ट्रांसपोर्ट इक्वेशन है ना। ये 3 इक्वेशंस मैंने पढ़ाए हैं। हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन पे जाने के पहले थोड़ी सी चीजें मैं और भी बताता हूँ यहाँ पर। ए डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस बी डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0 है। ये जो इक्वेशंस लिखा गया है, इस इक्वेशन का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस निकालना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम इसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए क्या करेंगे? हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस को निकालने के लिए कुछ ऐसी टेक्निक यूज करेंगे। dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ b अपॉन a, माइनस ऑफ b अपॉन a। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा सर? इसको सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a x प्लस कॉन्स्टेंट c बनेगा, प्लस कॉन्स्टेंट c बनेगा। ये समझ में आ रहा है? यस, ओके। थोड़ी सी चेंजिंग कर लो, यहाँ पे माइनस नहीं लगाएंगे, तो ये ऐसा बनेगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, डी वाई अपॉन डी एक्स कोफिशिएंट दिस अपॉन कोफिशिएंट, तो बी अपॉन ए बन रहा है, बी अपॉन एक्स टाइम्स एक्स प्लस सी। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि जो कांस्टेंट सी है यहाँ पर वो है वाई माइनस बी अपॉन ए टाइम्स एक्स। बैटरी भी खत्म होने वाला है, कोई नहीं। सी इज इक्वल टू वाई माइनस बी अपॉन ए टाइम्स एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। yes. इसके लिए सॉल्यूशंस का इनिशियल कंडीशन दिया हुआ था y u ऑफ y कॉमा 0 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y, ऐसा इनिशियल कंडीशन दिया हुआ था। तो ये जो y f ऑफ y दिया हुआ है ना, अगर मुझे इस कंडीशन से एक्चुअल सॉल्यूशन पे जाना है, y कॉमा x पे जाना है, तो हम एक्चुअल सॉल्यूशन के लिए ये जो y है ना, y की जगह पे मैं इस c को पुट करूंगा। तो c क्या है सर? c है y माइनस बी अपॉन ए टाइम्स एक्स, तो मैं यहाँ पर y माइनस बी अपॉन ए टाइम्स एक्स लिख रहा हूँ। अब आपको पता चल गया होगा कि अगर मैं इक्वेशंस ऐसा लिख रहा था, a डेल यू अपॉन डेल टी प्लस बी डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0, एंड मैं इनिशियल कंडीशन दे रहा था u x, 0 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x,
ओके तो इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस निकालेंगे, तो इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या निकल कर आएगा सर? फिर से dx अपॉन dt इज इक्वल टू b अपॉन a। तो dx क्या बनेगा सर? dx बन जाएगा b अपॉन a टाइम्स dt। सॉल्यूशन क्या बनेगा सर? सॉल्यूशन बनेगा x इज इक्वल टू b अपॉन a टाइम्स t प्लस c। तो ये कांस्टेंट c क्या बनेगा? माइनस बी अपॉन ए कहां से आ गया मेरे भाई? मैंने चेंज किया था ना, b अपॉन ए लिखा था ना, यहाँ पर भी चेंज किया था ना मैंने। तो सर x माइनस b अपॉन ए टाइम्स टी आ गया, c की वैल्यू x माइनस बी अपॉन ए टाइम्स टी आ गया है ना। c की वैल्यू ये आ गया। हमारा सॉल्यूशन क्या बनेगा सर? सॉल्यूशन u x t की वैल्यू दिए हुए फंक्शन में x की जगह ये कांस्टेंट पुट करना है। तो x की जगह कांस्टेंट पुट करेंगे तो x माइनस बी अपॉन ए टाइम्स टी। यही तो सॉल्यूशन दे रहा था मैं आप लोग को, यही तो सॉल्यूशन दे रहा था मैं आपको, x माइनस बी अपॉन ए टाइम्स टी। ये ऑक्सिलरी कंडीशन के अकॉर्डिंग आता है और इसी पे मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। उस क्वेश्चन को देखेंगे और मुझे उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन बताएंगे, क्या सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पीसीएस वगैरह ये सब में पूछे जा सकते हैं। सो डेल यू अपॉन डेल टी प्लस एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0। u x कॉमा 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख दूं, चलो एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, इसी पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप मुझे इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बारे में समझकर बताएंगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन x एंड t में बनेगा या u एंड x में बनेगा? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किस में बनेगा? x एंड t में बनेगा। जरा कंपेयर करो यहाँ से, x एंड t पे बनेगा या u एंड t में बनेगा? सर x एंड t में बनेगा। x एंड t पे बनेंगे तो मैं कुछ ऐसा लिख लूं सर, dx अपॉन dt इज इक्वल टू, dx अपॉन dt इज इक्वल टू क्या बनेगा यहाँ पे सर? x अपॉन 1 डेट इज x। तो dx अपॉन dt ऐसा है, तो इसको मैं वेरिएबल सेपरेबल यूज कर रहा हूँ। dx अपॉन x इज इक्वल टू dt इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से बनेगा सर ln x इज इक्वल टू t प्लस c। तो x की वैल्यू क्या, x की वैल्यू क्या सर? x की वैल्यू बन जाएगी k टाइम्स e रेज टू t, k टाइम्स e रेज टू t। तो आप k की वैल्यू क्या बोलोगे सर? k की वैल्यू बन जाएगी x e रेज टू माइनस t टाइप। देख लो जरा, अब सॉल्यूशन क्या लिखोगे? सॉल्यूशन क्या लिखोगे सर? सॉल्यूशन u x t जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? जहां पे ये k है, k की जगह, ये वेरिएबल की जगह k पुट कर लेना है, तो k स्क्वायर बनेगा। k स्क्वायर क्या बन जाएगा सर? k स्क्वायर बन जाएगा x स्क्वायर e रेज टू माइनस 2t बनेगा ऐसा। देखो u x t क्या लिख रहे थे हम? ये रिप्लेस कर रहे थे ना x माइनस बी अपॉन ए टाइम, जैसा c था उस c से पूरा का पूरा रिप्लेस कर रहे थे। तो c की जगह क्या है यहाँ पर? k। तो इस पूरे को हम यहाँ पे रिप्लेस कर लेंगे, x e रेज टू माइनस t का स्क्वायर, तो x स्क्वायर e रेज टू माइनस 2t बन जाएगा। देखो वेरीफाई करके देखते हैं सही है या नहीं। इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, पार्शियल डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में सर, माइनस 2 एक्स स्क्वायर ई रेज टू माइनस 2t ऐसा बनेगा पार्शियल डिफरेंशिएशन, ऐसा बनेगा पार्शियल डिफरेंशिएशन। चेक कर लो सर, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर और ई रेज टू माइनस 2t का माइनस 2 ई रेज टू माइनस 2t। सर डेल यू अपॉन डेल एक्स करेंगे तो क्या बनेगा? इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो सर, 2x ई रेज टू माइनस 2t ऐसा बनेगा। देखो जरा ऑब्जर्व करो इसमें, सर किसके साथ मल्टीपल किया? x के साथ। अगर मैं इसको x के साथ मल्टीपल करूं तो सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ऑब्जर्व करते रहो। उसके बाद क्या किया है सर? दोनों को ऐड किया। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे
तो सर ऐड करने के बाद डेल यू अपॉन डेल टी प्लस एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0 क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? आ रहा है आंसर? समझ में आ रहा है सबको? बोलिए। देखो एकदम इजी स्टेप्स में आंसर आ रहा है। पीसीएस में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मेरे भाई, अगर सॉल्व नहीं करोगे तो फिर पछतावा होगा फिर ऐसे में। इसलिए मन से ये सब चीज निकालो कि पार्शियल ऐसा डिफिकल्ट जा रहा है। मैंने आपको इतने ऑब्वियस तरीके से समझाया है कि इजी तरीके में आपका आंसर आ रहा है। ये सब ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना कोई टिपिकल नहीं, उसके बाद एक सब्स्टिट्यूशन है, जो भी कांस्टेंट निकल कर आया उस कांस्टेंट को वहां पर वेरिएबल से रिप्लेस कर देना है। सर इसको